जरूर, मैं उस कहानी को और भी बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता हूँ। पेश है एक नई आपबीती जो शायद आपको और भी ज्यादा यकीन करने पर मजबूर कर दे। ये कहानी मेरे दोस्त समीर की है और उसने मुझे इस शर्त पर सुनाई थी कि मैं कभी उसकी पहचान जाहिर नहीं करूंगा। समीर एक लेखक है और उसे अपनी नई किताब पूरी करने के लिए एक शांत और एकांत जगह की तलाश थी। इसी तलाश में उसे शिमला से कुछ दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का कॉटेज किराए पर मिल गया। किराया इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल था। समीर को पहली नजर में ही वो जगह पसंद आ गई। चारों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी खायां और हवा में एक अजीब सी शांति। मकान मालिक जो शिमला शहर में रहता था, चाबी देने आया तो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी घर दिखाया और जाते जाते एक हिदायत दी। सब इस्तेमाल करना, बस ऊपर की मंजिल पर जो आखिरी कमरा है, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, उसे खोलने की कोशिश मत करना। उसमें पुराना सड़ चुका फर्नीचर भरा है और वो जाम हो गया है। समीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपने लिखने के लिए एक कोना चाहिए था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दिन में वो लिखता और शाम को प्रकृति की आवाजें सुनता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीब चीजों का एहसास होने लगा। रात में जब वो अपने कमरे में लिख रहा होता तो उसे ऊपर की मंजिल से फर्श की लकड़ी के चरमराने की आवाज आती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। वो सोचता कि शायद पुराना घर है, लकड़ी रात में सिकुड़ती होगी। कभी कभी उसे घर के लिविंग रूम में रखे पुराने ग्रैंडफादर क्लॉक पेंडुलम वाली घड़ी के पास से एक औरत के गुनगुनाने की हल्की सी धुन सुनाई देती। धुन इतनी मीठी और उदास होती कि उसे लगता ये हवा की सरसराहट का वहम है जो पेड़ों से टकराकर अंदर आ रही है। सबसे अजीब बात थी घर का तापमान। बाहर चाहे जितनी भी धूप हो, घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक हमेशा बनी रहती थी, खासकर उस बंद कमरे के पास वाले गलियारे में। अब घटनाएं थोड़ी ज्यादा साफ होने लगी थीं। एक रात समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। उसका दिल दहल गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर घुस आया होगा। उसने हिम्मत करके एक डंडा उठाया और किचन की तरफ बढ़ा। लाइट चलाई तो देखा वहां सब कुछ अपनी जगह पर था। एक भी गिलास या प्लेट जमीन पर नहीं थी। वो हैरान रह गया। उसे लगा शायद उसने आवाज सुनने में एक गलती की होगी। अगले दिन वो सुबह उठा तो देखा कि उसके स्टडी टेबल पर रखे कागज बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे, जबकि वो रात में उन्हें करीने से लगाकर सोया था और कमरे की खिड़की दरवाजे भी बंद थे। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसे उस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हर पल होने लगा था। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त उस पर नजर रख रही हो। वो जब भी आईने में देखता तो एक पल के लिए उसे अपनी परछाई के पीछे एक और धुंधली परछाई नजर आती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। समीर अपने कमरे में था कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बार ये कोई वहम नहीं था। आवाज बिल्कुल साफ थी। एक छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। समीर का खून जम गया। इस वीरान घर में बच्चा कहां से आ सकता था? बच्चे के रोने की आवाज उसी बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। रोने की आवाज के साथ साथ उसे उस औरत के गुनगुनाने की धुन भी सुनाई दे रही थी, जैसे वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही हो। डर और जिज्ञासा के बीच समीर ने फैसला किया कि वो आज इस राज को जानकर रहेगा। उसने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हाँ, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा था, ठंडक बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी बांसी फूलों की महक घुल गई थी। वो उस बंद दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर से बच्चे की सिसकियां अब भी आ रही थीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो वाकई जाम था। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे बनी एक छोटी सी दरार पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दरार से अंदर डालने की कोशिश की। अंदर का जो मंजर उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अंदर एक बच्चे का कमरा था। धूल भरी एक पालना क्रेडल धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी और उस पालने के पास जमीन पर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा लंबे बालों से ढका था। उसने सफेद रंग की पुरानी मैली सी गाउन पहन रखी थी।
वो अपना सिर झुकाए पालने को झुला रही थी और वहीं उदास धुन गुनगुना रही थी। अचानक जैसे उसे समीर की मौजूदगी का एहसास हो गया हो, उसने गुनगुनाना बंद कर दिया और फिर उसने बहुत धीरे-धीरे अपना सिर उठाया। टॉर्च की कांपती रोशनी में समीर ने उसका चेहरा देखा। चेहरा पीला और सूखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब सा काला तरल रिस रहा था। इससे पहले कि समीर चीख पाता, वो औरत एक झटके में उठी और अवशब्दनीय तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। समीर को दरार से वहीं खोखली आंखें अपनी ओर घूरती हुई दिखीं। मेरा बच्चा सो रहा है, एक फुसफुसाती हुई गैर इंसानी आवाज दरवाजे के पार से आई। समीर अपनी पूरी ताकत से चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। वो कैसे लड़खड़ाता हुआ घर के मेन दरवाजे तक पहुंचा, उसे खुद नहीं पता। उसने दरवाजा खोला और नंगे पैर ही उस तूफानी रात में अपनी कार की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी स्टार्ट की और उस पहाड़ी से नीचे उतार दी। उसने अपना सारा सामान, अपनी किताब की स्क्रिप्ट, लैपटॉप, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वो सीधा दिल्ली वापस आया और कई दिनों तक सदमे में रहा। कुछ महीने बाद जब वो थोड़ा संभला, तो उसने उस मकान मालिक को फोन किया। मालिक ने उसकी कांपती आवाज सुनकर एक गहरी सांस ली और बताया, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। कई साल पहले उस घर में एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। एक हादसे में उनका बच्चा बीमार होकर मर गया। उसकी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। वो अपने मरे हुए बच्चे को उसी कमरे में खिलाती सुलाती रही। कुछ हफ्तों बाद उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। तब से उनकी आत्माएं उस घर को छोड़ नहीं पाई हैं। जो भी वहां रहने आता है, वो उन्हें अपने बच्चे के आराम में खलल जैसा लगता है। समीर आज भी जब किसी बच्चे को रोते हुए सुनता है या किसी पालने को हिलते हुए देखता है, तो उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने आज भी वो चेहरा आ जाता है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे,